हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट उर्दू पेडागोजी की जो सेकंड मैराथन पार्ट है उसको हम अपलोड करने जा रहे हैं। और पहला पार्ट हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट ये ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो 20 दिसंबर में जो 2021 में जो क्वेश्चन यानी ऑनलाइन मोड पर हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 का उर्दू पेडागोजी। चाहे आप लैंग्वेज 1 रखे हो या लैंग्वेज 2, दोनों में आपको ये फ़ायदा करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस शेर के साथ कि मांगना क्या खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है नमाज में क्या सजदे में जाके देख। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा, ये 106 नंबर का क्वेश्चन है। सियाक में कवायद पर जोर डैश है, यानी सियाक बोलते हैं संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। यानी कवायद यानी व्याकरण, ग्रामर किस पर जोर देता है? ज़ुबान के उसूल को अंदरून का हिस्सा बनाने में, ज़ुबान के उसूल को याद करने में, मवाद का तर्जमा यानी ट्रांसलेट करने में, उसूल को बहुत ज़्यादा उमूमी बनाने पर यानी आम बनाने पर यानी सामान्य बनाने पर। यानी सियाक में, कॉन्टेक्स्ट में कवायद जोर देता है। यानी यहाँ एक वर्ड देखिएगा, सियाक का मतलब होता क्या है। जैसे आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यह एक कलम है, तो यहाँ पर बच्चे को जब ये सेंटेंस पढ़ा, यह एक कलम है, तो एक टीचर, एक मौलिम की क्या है, मतलब क्या वो करेंगे बच्चे को सिखाने के लिए कि यहाँ जैसे एक लफ्ज़ कलम आया है, ठीक है, तो बच्चे को हम अलग से जो कवायद का ये है जानकारी अलग से नहीं देंगे, उसी सेंटेंस में हम बता देंगे ये जो कलम है ये क्या है, इस्म है। तो यानी जब हम कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो उसी में जो लफ्ज़ आया, इस्म है, ज़मीर है, फ़ेल है, जो भी है, तो उसी कहानी के अंदर जो भी लफ्ज़ आया उसको बता देते हैं। इसी को बोलते हैं सियाक में कवायद या संदर्भ में व्याकरण, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर। तो इसका जो आंसर होगा, आप देखिएगा चारों ऑप्शन में से कि सियाक में कवायद किस पर जोर देता है? ज़ुबान के उसूल को अंदरून का हिस्सा बनाने में, ज़बान के उसूल को याद करना, यानी याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा, मवाद का तर्जुमा यानी ट्रांसलेट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेट हम कब करते हैं? जब हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद हो, तो ये भी नहीं होगा। उसूल को बहुत ज़्यादा आम बनाने में, तो उसूल की बात यहाँ भी हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। यानी सियाक में कवायद का मतलब होता है जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसी में जो उसके उसूल है, नियम है, उसको अपने अंदर, बच्चे के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1 नंबर होगा। यानी ज़ुबान के उसूल को यानी भाषा की जो नियम है उसको अपने अंदर यानी आंतरिक का हिस्सा बनाने में। तो 106 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 107 है। ये क्वेश्चन नंबर 107, मिसाल से उमूमियत का सफ़र, यानी मिसाल से उमूमियत का सफ़र क्या कहलाता है? पहला है इस्तक़राई तरीका, दूसरा इस्तख़राजी तरीका, नासिहाना, चौथा है रास्त का तरीका। यानी मिसाल से उमूमियत यानी मिसाल से आम की तरफ, यानी उदाहरण से नियम की तरफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिसाल से उमूमियत। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण, और उदाहरण से उमूमियत यानी आम, यानी नियम। आम को क्या बोलते हैं? नियम। तो मिसाल से यानी उदाहरण से नियम की तरफ, इसको हम सीडीपी में क्या बोलते हैं? आगमन विधि। क्या बोलते हैं? आगमन विधि। हिंदी में भी ये क्वेश्चन आता है, उर्दू में भी आ जाता है। इसी आगमन विधि को उर्दू में क्या कहा जाता है? इस्तक़राई तरीका। क्या कहा जाता है? इस्तक़राई तरीका। और एक होता है नियम से उदाहरण की तरफ, इसको हम बोलते हैं इस्तख़राजी तरीका। यानी इस्तख़राजी तरीका का हिंदी हो जाएगा निगमन विधि। क्या होगा? निगमन विधि, यानी डिडक्टिव मेथड। और इस्तक़राई तरीका का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, जिसमें पहले हम मिसाल देते हैं बच्चे को, उसके बाद उसका नियम बताते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी आता है और उर्दू पेडागोजी में भी आता है। तो याद रखिएगा, मिसाल यानी उदाहरण से आम के सफ़र को क्या कहलाता है? इस्तक़राई तरीका, इसको हम आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन और आता है कि हम इस्तक़राई तरीका में क्या करते हैं? बच्चों को पहले विशिष्ट चीज़ बता देते हैं, ठीक है। यानी विशिष्ट से नियम की ओर जाना क्या कहलाता है? इस्तक़राई तरीका कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है, इंडक्टिव मेथड कहलाता है, ठीक है। और मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं इस्तख़राजी तरीका, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। और एक चौथा है रास्त का तरीका, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो इसका जो 107 का जो आंसर होगा वो इस्तक़राई तरीका होगा, क्योंकि यहाँ मिसाल दिया जा रहा है पहले बच्चे को, उसके बाद आम।
तो 107 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये 108 नंबर का है। जुबान की आमोजिश यानी भाषा की अधिगम, आमोजिश माने अधिगम के लिए मवाद यानी मवाद का मतलब सामग्री, मटेरियल तैयार करने के लिए उसूल यानी क्या नियम में से एक है। ठीक है, जब आप किसी बच्चे को अधिगम करा रहे हैं यानी लर्निंग करा रहे हैं, तो जब आप मटेरियल तैयार करते हैं तो उसके क्या क्या आप उसूल मानते हैं। तो पहला बोल रहा है उम्र के यानी आयु के हर ज़मरे के लिए पेचीदा यानी जटिल मवाद का इंतखाब यानी चुनाव करना, मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए, किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है, मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जब आप भाषा का टीचर है, एक ज़ुबान के मुअल्लिम हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए जब आप जो मवाद बनाएंगे, मटेरियल तैयार करेंगे क्लास के लिए, तो क्या होना चाहिए यानी आयु के हर ज़मरे के लिए पेचीदा यानी कोई भी बच्चा हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए पेचीदा यानी जटिल मवाद बनाए। तो जटिल तो क्योंकि छोटा बच्चा होगा तो जटिल चीज़ समझ नहीं पाएगा, तो 1 नंबर तो होगा नहीं। अब तीसरा बोल रहा है किसी भी तरह का मवाद यानी जो दिल में पड़े, तो यहाँ तो फिर आप मर्जी चला लिया आप यानी टीचर सेंटर्ड हो गया ये, तो 3 नंबर भी नहीं होगा। मवाद को मुख्तसर यानी लिमिटेड यानी शॉर्टकट यानी लघु होना चाहिए, और महदूद ऐसा भी नहीं। आप मवाद को महदूद कर देंगे तो फिर बच्चा समझेगा ही नहीं, तो 4 नंबर भी नहीं होगा। इसका होगा क्या कि मवाद को दुरुस्त यानी सही दर्जाबंदी होनी चाहिए, सही उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वर्गीकरण यानी अगर 6 साल का बच्चा है तो 6 साल के हिसाब से हमें मवाद तैयार करना है, 8 साल का है तो उसके हिसाब से, 12 साल का है तो उसके हिसाब से, यानी आयु के अनुसार बच्चों का क्या होना चाहिए, दर्जाबंदी होनी चाहिए। तो 108 का आंसर 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा। जुबान का इक्तसाब होता है यानी जुबान मतलब भाषा, और इक्तसाब का मतलब अर्जन होता है ना, एक्विजिशन होता है जब बच्चे को कवायद के उसूल पढ़ाए जाते हैं, यानी जब बच्चे कवायद का नियम सीखते हैं तभी भाषा का अर्जन यानी इक्तसाब होता है। दूसरा बोल रहा है बच्चे को जजा या सजा दी जाती है यानी उसको दंड दिया जाता है। तीसरा बोल रहा है बच्चे को जुबान से रूबरू यानी उससे परिचित, रूबरू का मतलब परिचित होने का मौका यानी अवसर दिया जाता है। बच्चे बगैर शऊरी तवज्जो की जुबान को सीखता है यानी बिना चेतन मन के यानी बिना दिमाग लगाए ही सीख लेता है। तो क्या होता है इक्तसाब, आपको पता है कि इक्तसाब को ही हम क्या बोलते हैं, अर्जन बोलते हैं। तो भाषा अर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। इसके बारे में चॉम्स्की ने भी कहा कि हमारे दिमाग में एक LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा यांत्रिक यंत्र होता है ना। और इसी की बात उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी किसने कहा, चॉम्स्की ने कहा है कि हमारे दिमाग में एक ऐसा चिप्स है जिसकी वजह से हम भाषा को ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, इक्तसाब कर लेते हैं। तो कभी भी हम उसूल पढ़ा के तो भाषा बिल्कुल नहीं सिखा सकते हैं, सजा या सजा देकर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बच्चे को जुबान से रूबरू कराएंगे, परिचित कराएंगे, उससे उसको घुलने मिलने का मौका देंगे, तभी बच्चा क्या करेगा, भाषा को ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। तो 109 का 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 110 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, ये 110 है यहाँ पर, ये 110 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे को जब नज़्म की क़राअत के लिए कहा जाता है तो ये उस्ताद की बच्चे के डैश अंदाज़ा कद्र में मदद करता है। यानी जब बालक को नज़्म यानी कविता की क़राअत मतलब जिस एक तरह से सस्वर पठन बोलते हैं हिंदी में उसको को कहा जाता है, तो ये उस्ताद को यानी एक टीचर को किस में अंदाज़ा कद्र यानी किस चीज़ को जांचने में मदद करता है। अंदाज़ा कद्र मतलब मूल्यांकन, एवेल्यूएशन, जांच, किस में मदद करता है। अदब की मालूमात यानी साहित्य की जानकारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, बोलने की महारत यानी बोलने का कौशल, अदाकारी की सलाहियत यानी क्षमता, या इदराक की यानी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव की। तो आपको पता है जब बच्चा सस्वर पठन करता है तो हम एक टीचर क्या देखता है, एक मुअल्लिम क्या देखता है, एक उस्ताद क्या देखता है कि बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अदब तो बहुत बड़ी चीज़ है। अदब तो बड़े बच्चों को आप पढ़ना पड़ता है, जैसे लिटरेचर हो गया या साहित्य हो गया, या आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, तो ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अदाकारी तो आप किरायत करा रहे हैं, कोई उसको एक्टिंग नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पर, तो अदाकारी भी नहीं होगा। इदराक की भी यहाँ नहीं होगा। तो इसका जो यहाँ आंसर होगा वो क्या होगा, बोलने की महारत होगी। क्योंकि बच्चा कविता पढ़ेगा, नज़म पढ़ेगा तो उससे बोलने की सलाहियत पैदा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 110 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है 111 नंबर का। मुतफ़क्का गौर खोज, जिसको इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं और हिंदी में इसको मानस मंथन कहते हैं, ठीक है, का मतलब क्या होता है? मौजू पर नज़रियात से आगाही, कुछ जहनी कसरत किसी चीज़ को समझने की कोशिश। चौथा बोला जहन को किसी किस्म का मुहैयज़ फराहम करना। तो आपको पता है मानस मंथन करने का मतलब क्या होता है कि मानस मंथन में आपको मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया गया एक टीचर के ज़रिए से, ठीक है, तो मान लीजिए आपको जो है दे दिया गया कि स्कूल के बारे में आप कुछ लिखिए, ठीक है, तो इस स्कूल ये एक आपको मौजू मिल गया, आप स्कूल के बारे में जो भी जानकारी है उस पर आप क्या करेंगे, अपने जो जहन में उस स्कूल से रिलेटेड जो भी आपके नज़रियात है, जो भी आपके दृष्टिकोण है, उसको आप दिमाग में लाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। मौजू से नज़रियात की आगाही यानी सिद्धांत, क्या क्या आप जानते हैं उस स्कूल से रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को इसका लगता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग है तो कुछ जहन का यानी दिमाग का ही कसरत होगा, हालांकि 2 नंबर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबर 1 नंबर के अंदर शामिल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो है 1 नंबर के अंदर शामिल है, तो 2 का 1 में शामिल है, इसलिए इसका 1 ज़्यादा व्यापक है, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का, क्वेश्चन नंबर 112 ज़ुबान की तदरीस के हवाले से, ठीक है, यानी ज़ुबान की तदरीस का मतलब पढ़ाना होता है, टीचिंग, शिक्षण के हवाले से दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से कौन सा मफरूज़ा बोलते हैं हिंदी में इसको परिकल्पना गलत है, ठीक है, असत्य है। आमुज़गार असल हालात में इस्तेमाल की कोशिश से ज़ुबान को सीखते हैं। आमुज़गार की पहली ज़ुबान आमूजिश में अहम रोल अदा करती है। ज़ुबान की तदरीस की तवज्जो तरसीली सरगर्मियों पर होनी चाहिए। ज़ुबान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा लिखने को अहम समझा जाना चाहिए। तो कौन सा गलत है, यानी कौन सा इन चारों में से गलत है? तो आपको पता होगा तदरीस के हवाले से आमुज़गार असल हालात में ज़ुबान के इस्तेमाल को कोशिश को सीखते हैं। बिल्कुल सही है कि एक बच्चा जो भी भाषा सीखता है तो असल यानी रियल लाइफ से उसको यूज़ से ही, इस्तेमाल से ही बच्चा क्या करता है, उसको सीखता है। ये तो बिल्कुल सही है। आमुज़गार की पहली ज़ुबान यानी जो मादरी ज़ुबान है आमोजिश में यानी अधिगम में यानी सेकंड लैंग्वेज में अहम रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। यानी आप अगर बंगाली जानते हैं तो उस बंगाली की वजह से आप इंग्लिश भी सीख लेते हैं। बिल्कुल सही है। ज़ुबान की तदरीस की तवज्जो तरसीली सरगर्मियों पर होनी चाहिए, यानी संप्रेषणात्मक कौशल पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये भी। लेकिन ये कहना गलत है कि ज़ुबान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा लिखने पर अहम समझा जाना चाहिए। सब अहम है। आपको पता होगा भाषा के 4 कौशल है, LSRW, ठीक है, चारों एक साथ सीखा जाता है, एक दूसरे से हम मुंसलिक होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, सब अहम है। ये कहना कि बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना कम है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। तो इस 112 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 113 नंबर का, किसी तस्वीर या उसूल के इख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट क्या कहलाता है? यानी किसी तसव्वुर या उसूल के इख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट क्या कहलाता है? तशख़ीसी जाँच, जिसको हम निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, या प्लेसमेंट जाँच, हुसूल याबी जाँच या याददाश्त जाँच। तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आप याद रख सकते हैं। तशख़ीसी जाँच बोलते हैं इसको, निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 114 नंबर का, 114 का क्वेश्चन देखिएगा। ज़ुबान की पैदावारी महारत कौन सा है? पैदावारी महारत, यही क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी आता है, यानी भाषा का उत्पादक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सा है? तो आप याद रखिएगा LSRW, ठीक है। ये सुनना और पढ़ना यानी लिसनिंग एंड रीडिंग, ये क्या है? उसूल करने की महारत, इसको इक्तसाब करने की महारत, ठीक है। और नीचे वाला स्पीकिंग और राइटिंग यानी बोलना और लिखना, इसको कहा जाता है तामीरी महारत, ठीक है, तामीरी महारत कहा जाता है। यानी इसको कहा जाता है हिंदी में अभिव्यक्तात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल इसको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, और इसी को कहा जाता है पैदावार, यानी आप पैदा कर रहे हैं। जब बोल रहे हैं किसी चीज़ को तो पैदा कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो एक तरह से पैदा कर रहे हैं। तो बोलना और लिखना क्या हो जाएगा? पैदावारी महारत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाए। बोलना और लिखना क्या हो जाएगा? पैदावारी महारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा।
प्राइमरी सतह पर दरसी किताब यानी प्राथमिक स्तर पर जो दरसी किताब यानी क्लास की जो किताब में तस्वीर की वजाहत का मतलब यानी तस्वीर क्यों दिया जाता है, यानी चित्र क्यों दिया जाता है प्राइमरी लेवल की किताब में। दरसी किताब को जाजिब बनाने में यानी अट्रैक्टिव बनाने में, आकर्षक बनाने में। दरसी किताब यानी कक्षा की किताब को रंगीन बनाने में। तसव्वुरात और नज़रियात यानी सिद्धांत को समझने में, कहानी को समझाने में। तो आपको पता होगा कि छोटे बच्चों की किताब में जो चित्र या भी पिक्चर दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, यानी जो चीज़ हार्ड होता है यहाँ पर साइड में पिक्चर दे देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, पिक्चर से देखकर उसको समझ लेता है जो यहाँ सिद्धांत लिखा रहता है। तो तसव्वुरात और नज़रियात को समझने के लिए यानी सिद्धांत और थ्योरीज और उसको समझने के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। हम कभी भी उसको जो है अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, लेकिन असल मकसद हमारा उस पॉइंट को समझाना होता है, ठीक है, इसीलिए हम उस चीज़ को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का है, देखिएगा ये क्वेश्चन 116 नंबर का क्वेश्चन है। जुबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी भाषा कौशल के हवाले से कौन सा मतलब सत्य है। स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पर जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना खुद आ जाता है। जुबान की महारत को सुनने और बोलने और पढ़ने लिखने दुरुस्त तरतीब से यानी क्रम से पढ़ाया जाना चाहिए। जुबान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक और तदरीस आमोजिस अमल में उनका इंहजाम होता है यानी कनेक्टेड होता है। हदफ जुबान यानी लक्ष्य भाषा रूबरू होने से ज़्यादा उसका उसूल अहम है। तो आपको पता है कि ज़ुबान की महारत के हवाले से आप पेडागोजी पढ़ रहे होंगे, सिर्फ वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत होता है, यानी केवल वाला क्या होता है, गलत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ज़ुबान की महारत में सुनने और बोलने और पढ़ने लिखने की दुरुस्त तरतीब यानी क्रम से पढ़ाया जाना चाहिए। तरतीब मतलब एक क्रम में, तो क्रम में ऐसा नहीं है, आप अभी बताए LSRW, ऐसा नहीं कि हम पहले सुनेंगे उसके बाद बोलेंगे, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, क्रम में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा बोले हदफ जुबान से रूबरू होने से ज़्यादा उसके उसूल तो बच्चों को सिखाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चा उसूल ऑटोमेटिकली सीख लेंगे, ठीक है, सियाक में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जुबान की तमाम महारतें हम मुंसलिक होते हैं यानी अंतः संबंधित होते हैं, और तदरीसी आमोजिश अमल में उनका एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 117 नंबर का क्वेश्चन। 117 का देखिएगा, होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी होमवर्क जो देते हैं HW देते हैं ना, उसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। होमवर्क वालिदैन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। होमवर्क को पढ़ाए गए तसव्वुरात की तोसीई और मश्क होनी चाहिए। हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे। होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल यानी बिजी रखने का वाहिद ज़रिया है, यानी एकमात्र तरीका है। तो आपको पता है कि होमवर्क हम बच्चे को देते हैं, उसके वालिदैन को तो बिल्कुल नहीं देते हैं, तो ये उससे तो गलत हो जाएगा कि उसके वालिदैन को शामिल करने के लिए हम होमवर्क देते हैं, क्योंकि उसका वालिदैन थोड़ी पढ़ रहा है वहाँ पर, ये भी गलत है। होमवर्क तीसरा देखिएगा, दूसरा भी नहीं पता नहीं क्योंकि आंसर वही है, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे दे। ये भी आपको लग रहा होगा कि सही है। चौथा भी देख लेते हैं, होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने में एकमात्र तरीका है, बिल्कुल गलत है। हम बिजी रखने के लिए बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं। अब यहाँ पर आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी, लेकिन ज़्यादा व्यापक कौन सा है। दूसरा बोल रहा है होमवर्क पढ़ाए गए तसव्वुरात यानी जो भी हम पढ़ाए क्लास में उसको तोसी यानी विस्तृत अभ्यास करने में उसकी क्या होती है, मदद मिलती है। या हर उस्ताद को चाहिए बच्चे को होमवर्क देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है ना, ये 2 नंबर में शामिल है कि होमवर्क हम इसलिए देते हैं कि जो भी क्लास में पढ़ाए वही चीज़ का अगर होमवर्क दे देंगे तो बच्चे के अंदर और उसका विस्तृत जानकारी हो जाएगा, उस जानकारी का एलेबोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, ज़ुबान की तदरीस में निसाबी किताब, जो ज़ुबान की जो तदरीस है यानी भाषा का शिक्षण में निसाबी किताब यानी सिलेबस की किताब डैश है, सिर्फ एक ज़रिया है यानी केवल एक स्रोत है, एक अहम माखज़ है यानी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, कुछ अहम नहीं है, माखज़ का ख़ात्मा है यानी माखज़ का अंत है। तो आपको सिर्फ वाला बिल्कुल गलत होगा, पता है, कुछ अहम नहीं यानी कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं, तो फिर क्यों दे रहे हैं, ये भी गलत है। माखज़ का ख़ात्मा यानी माखज़ उसका कोई मतलब स्रोत है ही नहीं, उसका यानी एंड है। हालांकि जो भी हम किताब में पढ़ा रहे हैं वो क्या है, एक अहम ज़रिया है, एक अहम स्रोत है, जिसके ज़रिए से तो ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन नंबर 119 का, बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, यानी बोलने की कौशल को विकसित करने के लिए, फ़रोग देने के लिए सबसे अहम पहलू, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? साफ और दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल करना, यानी साफ और सही उच्चारण का प्रयोग करना, शेरी और मुतरन्निम आवाज़ की तख्लीक, सियाक और हालात को जहन में रख कर बोलना, यानी संदर्भ और सिचुएशन को अपने माइंड में रख कर बोलना, आवाज़ को ज़ेर और ज़बर को बरोए कार लाना। क्या होगा इसका आंसर? तो आपको पता है कि साफ़ और दुरुस्त बोलना ये भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। शेर और मुतरन्निम आवाज़ में बोलना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी शेरी अंदाज में बोले या एक कहावत के टाइप में बोले, क्योंकि जिसको भाषा में पकड़ नहीं तो वो शेरी अंदाज में नहीं बोल सकता है। तो ये हर इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं आता है कि हर आदमी जो है शेरी अंदाज में गुफ्तगू करे, तो ये 2 नंबर उतना मुनासिब नहीं है। आवाज़ को ज़ेरो ज़बर ज़ेरो बम को बरुए लाना, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा उतना सही नहीं है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन होगा या तो साफ़ और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़े या सियाक में। तो आपको पता है कि अब जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो संदर्भ में बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन जहाँ आया बोल दिए, जहाँ जो बात बैठता है उसी हिसाब से हम बोलना चाहिए। सियाक को, हालात को जहन में रख कर बोलना चाहिए, ठीक है। तो जब आप सियाक और हालात को देखकर बोलेंगे तो आप उसी हिसाब से तलफ़ुज़ भी इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए किसी को गाली देना हो या किसी के साथ जो है रिक्वेस्ट करना हो, तो रिक्वेस्ट जब करेंगे तो उसी अंदाज में, उसी तलफ़ुज़ में ना बोलेंगे। तो कहने का मतलब 3 नंबर में 1 नंबर का शामिल है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 1 नंबर क्यों नहीं होगा कि तलफ़ुज़ जो है आप 3 नंबर में शामिल होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन, 120 नंबर का क्वेश्चन है ये। जर्नल का मतलब जानते हैं? ये जर्नल फौजी वाला जर्नल नहीं है। जर्नल बोलते हैं हिंदी में डायरी लेखन, है ना, डायरी। जो डेली हमारे साथ क्या घटनाएं होती है उसको हम एक डायरी में मेंटेन करते हैं ना, बहुत सारा आदमी लिखता है डायरी कि डायरी के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है, यानी डायरी लिखना छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों? अपनी आमोजिश पर गौर करने, यानी अपने अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में, अपने हमजूली बोलते हैं साथी को, यानी जो क्लास में आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपका हमजूली है, यानी क्लास फ्रेंड है। आमोजिश पर गौर करने में, अपने तलफ़ुज़ का अंदाज़ा कद्र में, अपने सुनने और बोलने की महारत का अंदाज़ा कद्र में, यानी मूल्यांकन में। तो आपको पता है जब भी आप डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखते हुए आप लिखेंगे, बोलेंगे थोड़ी। तो 3 नंबर में बोला तलफ़ुज़, तो तलफ़ुज़ आप कब करेंगे? जब बोलेंगे। यहाँ तो आप लिख रहे हैं तो तलफ़ुज़ कैसे आ जाएगा? ये गलत है। अपने सुनने और बोलने, तो यहाँ भी सुनना और बोलना आ गया। आप तो लिखेंगे तो सुनेंगे कैसे? ये भी गलत है। 1 और 2 में से क्या होगा? अपने आमोजिश पर गौर करने में या अपने साथी की? जब आप खुद डायरी लिखेंगे तो अपना आमोजिश पर गौर करेंगे ना, दूसरे का, खुद का करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अपने आमोजिश पर ध्यान केंद्रित करने में, क्योंकि आप खुद लिखेंगे, आपको पता है कहाँ गलती है कहाँ सही है। अपनी डायरी जो लिखा कि हमारे दिन के साथ जो क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, एक जगह करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। तो ये 20 दिसंबर 2021 में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उर्दू पेडागोजी में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है, और ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जो भी आपके कुछ बचे हुए दिन हैं, हम हर दिन वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, आपको फ़ायदा होगा बहुत। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आप अगर वीडियोज़ देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकते हैं यहीं पर।